आज हम कक्षा 10 की विषय गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अध्याय 1 से अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। हमारे पास पहला प्रश्न है 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने बोला गया है प्रश्न में। तो हम जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य क्या होता है। तो यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड अर्थात अभाज्य संख्याओं को ही गुणनखंड के रूप में ज्ञात करना है। तो अभाज्य संख्या मतलब वे संख्या होती है जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो संख्याएं एक या स्वयं से ही विभाजित होती है उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे कि 2, 3, फिर 5, 7 इत्यादि। तो हमें इन संख्याओं से ही हम किसी भी संख्या को विभाजित करेंगे तो जो गुणनखंड प्राप्त होगा उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। तो हमारा प्रश्न है 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसके लिए हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको 2 से विभाजित करेंगे, क्योंकि लास्ट में शून्य है, मतलब शून्य है इकाई में, मतलब ये 2 से विभाजित होगा। तो हमें उससे भाग देना है जिससे जो दी गई संख्या, जैसे यहाँ 140 है, ये पूरा विभाजित हो जाए। तो 140 2 से पूरा विभाजित होता है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 का पढ़ा एक अंक लेंगे तो एक आता तक तो जाएगा नहीं, तो 2 अंक लेंगे तो 2 7 14, ये 2 शून्य शून्य। फिर इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 2 से करेंगे तो 2 दिया 6, 7 में 6 घटाएंगे 1, उसके साथ 0 लिखेंगे 10, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10। फिर ये 2 से तो अब विभाजित होने वाला नहीं है, इकाई में 5 आया है, ये केवल 5 से विभाजित होगा, तो 5 से भाग देंगे तो ये होगा 5 7 पहले 7 बार में, फिर ये 7 से विभाजित होगा 7 एकम 7। तो इस प्रकार हमें 140 के गुणनखंड मिल रहे हैं। इसको हम लिखेंगे 140 बराबर 2 आया है गुणनखंड में, 2 लिखेंगे, 2 कितने बार आया है 2 बार। तो हम इस 2 पर 2 की घात, जितने बार आया है उतने की घात लगाएंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर 2 के बाद क्या लिखेंगे हम 5, फिर 5 कितने बार है एक बार, एक घात लिखने की जरूरत नहीं है, फिर गुणा, उसके बाद क्या लिखेंगे 7, 7 भी एक बार है तो ये 7 लिखेंगे। तो इस प्रकार हमें 140 का जो अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है वो है 2 पर 2 की घात गुणा 5 गुणा 7। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 148 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी सेम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है हमें। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार से लिख लेंगे, ये किससे विभाजित होता है, इकाई में 8 है, सम संख्या है, मतलब 2 से विभाजित होगा, तो हम 2 से भाग देंगे इसको। 2 से पहले 14 देखेंगे, 1 से विभाजित होता नहीं है पूरा, तो 14 लेंगे, तो 2 7 14 7 बार में विभाजित होगा। 8 देखें तो 2 चौके 8, 4 बार में विभाजित हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं, इकाई में पुनः 4 आया है, मतलब ये 2 से विभाजित होगा, तो 2 से विभाजित करेंगे हम, ये 2 दिया 6, 7 में 6 घटाएंगे 1, फिर 4 लिखेंगे 14 हो जाएगा, तो 2 7 14। अब हम देखते हैं ये जो 37 है ये एक अभाज्य संख्या है, ये एक और खुद के अलावा किसी से विभाजित नहीं होता है, मतलब हम इसको केवल 37 से विभाजित करेंगे, तो 37 एकम 37। तो इस प्रकार हमें 148 का जो अभाज्य गुणनखंड मिलेगा उसको हम लिखेंगे। सबसे पहला गुणनखंड है 2, कितने बार आया है 2 बार, इस पर 2 की घात लगा लेंगे, फिर गुणा, आगे क्या है 37, तो हम 37 लिखेंगे और कुछ शेष नहीं है। तो इस प्रकार हमें 148 का अभाज्य गुणनखंड मिलेगा, 2 पर 2 की घात गुणा 37। आगे चलते हैं हम, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो एचसीएफ हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम जो दी गई संख्या है, यहाँ पर 2 संख्या दिए गए हैं, एक है 96 और एक है 404। तो सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। इससे पहले हम द्विगुणित अभाज्य गुणनखंड वाले पढ़े हैं, अब हम सेम उसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली संख्या है यहाँ पर 96, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं जो 96 है ये 2 से विभाजित होता है, तो हम इसको 2 से विभाजित करेंगे, तो ये होगा 2 चौके 8, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16, पुनः 2 से विभाजित करेंगे हम, 2 दूनी 4 और ये 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 2 से विभाजित करेंगे, 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 एकम 3। तो
इस प्रकार हमें 96 का जो अभाज्य गुणनफल मिल रहा है वो है हमारे पास 2 आ रहा है। 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 बार है। तो 2 पर हम 5 ही हाथ लिखेंगे, फिर गुणा, फिर उसके बाद अगला गुणनफल हमारे पास 3, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अब हमारे पास है 404, तो हम 404 का भी अभाज्य गुणनफल निकाल लेते हैं। 2 से विभाजित होगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य 2 एकम 2। अब ये केवल सब 1 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो 101 से एक बार में ही विभाजित होगा। तो हमारे पास जो संख्या है 404, इसका हमें अभाज्य गुणनफल मिल रहा है 2 कितने बार आया है? 2 बार आया है, फिर गुणा 101 है, 101 एक बार आया है। तो इस प्रकार हमें दोनों संख्या का अभाज्य गुणनफल मिल गया। अब हमें क्या निकालना था? प्रश्न में क्या बोला गया है? एचसीएफ ज्ञात करना था। तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो एचसीएफ किसका 96 और 404 बराबर, हम जब एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का सबसे छोटा भाग देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ उभयनिष्ठ उसको कहते हैं जो दोनों संख्या का गुणनखंड हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं 96 का गुणनखंड भी 2 है और 404 के गुणनखंड में भी 2 है। तो 2 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा, तो 2 लिखेंगे। अब एचसीएफ में हम न्यूनतम घात देखते हैं, तो एचसीएफ निकालना है तो न्यूनतम घात मतलब 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसकी न्यूनतम घात, तो यहाँ 5 की घात है, यहाँ 2 की घात, तो न्यूनतम तो छोटा घात, तो 5 छोटा है कि 2 छोटा है? तो 2 छोटा है हमारे पास, तो यहाँ 2 की घात लिखेंगे। ठीक है। अब कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड तो नहीं है यहाँ पर, यदि होता तो उसको भी गुणा में लिखते और उसकी भी छोटी घात लिखते हैं। हमारे पास और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम आगे चलेंगे, तो 2 पर 2 की घात मतलब 2 का वर्ग या 2 का 2 बार गुणा, 2 का 2 बार गुणा अर्थात 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एचसीएफ होगा। ठीक है। और वहीं यदि हमें यहाँ एलसीएम पूछा जाता, एलसीएम है ना, एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम उभयनिष्ठ गुणनखंड को लिखेंगे और अधिकतम बार लिखेंगे। अधिकतम बार क्या है यहाँ पर? 5। ठीक है। और इसके अलावा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है उनको भी लिखना है। तो यहाँ पर क्या है? 3 और गुणा क्या? 101, दोनों का गुणा। ठीक है। और अब इसके बाद हम इनका आपस में गुणा कर देंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। हालांकि हमें यहाँ पर एचसीएफ पूछा था, तो हम केवल इतना हल करेंगे। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सेम वैसी प्रश्न है, यहाँ पर भी हमें एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि जो दी गई संख्या है उनका पहले हमें गुणनफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहली संख्या हमारे पास 6, तो 6 का गुणनफल निकालने के लिए 6 किससे विभाजित होता है? 2 से, तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ये विभाजित हो गया। फिर अगली संख्या हमारे पास 20 है, 20 का भी हम गुणनफल निकाल लेते हैं, ये भी 2 से विभाजित होता है, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से 10 5 बार में आएगा, 2 पंचे 10, फिर ये 5 एकम 5। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर 6 का जो गुणनफल है वो मिल रहा है 2 गुणा, यहाँ पर मिल रहा है हमें 3, एक बार है यहाँ पर। फिर अगली संख्या 20 है, 20 का गुणनफल जो है 2 मिल रहा है, कितने बार है? 2 बार है, फिर गुणा क्या है? 5 है। तो इस प्रकार हमें इसका इन दोनों संख्याओं के गुणनफल मिल गए हैं। अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ किसका एचसीएफ निकालना है? 6 और 20। ये होगा, जैसे कि हम जानते हैं एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात देखते हैं, है ना। तो यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 नहीं है, अर्थात उभयनिष्ठ क्या है हमारे पास? 2, जो दोनों का गुणनखंड है। तो हम 2 लिखेंगे और न्यूनतम कितनी घात है? यहाँ 2 की घात है, यहाँ कोई घात नहीं दिख रहा है, मतलब 1 की घात है। तो छोटा घात क्या है? 1, और 1 वैसे घात में लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा? एचसीएफ होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। यहाँ पर दिया गया है 5वां प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनफल विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो गणित हमने पढ़े थे उसमें हमें एचसीएफ ज्ञात करना था। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, और अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो संख्या है सबसे पहले हल करने के लिए अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। तो 12 पहली संख्या हमारे पास ये 2 से विभाजित होता है, 2 के पानी में आने वाली संख्या है तो 2 से भाग देंगे।
2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, ये 3 एकम 3। तो हमें यहाँ पर जो संख्या 12 है इसका अभाज्य गुणनफल मिल रहा है 2। कितनी बार मिल रहा है? 2 बार है। फिर गुणा है हमारे पास 3। ठीक है। फिर अगली संख्या हमारे पास 15 है। 15 गुणा 2 से तो विभाजित होने वाली नहीं है, 2 के पाठे में 15 नहीं मिलता हमें। तो अगली संख्या देखिए 2 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो 3 है, तो हम 3 से विभाजित करें, 3 के पाठे में 15 मिलता है, मतलब हम 3 से विभाजित कर सकते हैं इसको। कितने बार में आता है 15? 5 बार में। 3 5 15, फिर 5 से विभाजित होगा, 5 एकम 5। तो हमें यहाँ पर 15 का जो गुणनफल मिल रहा है वो मिल रहा है 3 गुणा 5, दोनों एक ही बार है। फिर अगली संख्या हमारे पास है 21। 21 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे, ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से होता है, 3 7 21 और ये 7 एकम 7। तो इस प्रकार यहाँ पर जो संख्या है 21, इसका अभाज्य गुणनफल हमें मिल रहा है 3 गुणा 7। अब हमें चूंकि यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम इसका एलसीएम निकालना है हमें 12, 15 और 21। तो एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले तो उभयनिष्ठ गुणनफल ही देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनफल क्या है? 3, जो तीनों का गुणनफल है। तो हम 3 लिखेंगे। एलसीएम है मतलब उच्चतम घात देखना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सभी की घात 1 है, तो उच्चतम घात भी 3 1 हुआ, न्यूनतम घात भी 1 हुआ, तो 3 एक बार ही आएगा। फिर गुणा लिखेंगे। अब जो उभयनिष्ठ नहीं है उनको भी लिखते चले, यहाँ 3 लिख चुके हैं, 2 जहाँ पर बाकी जगह नहीं है इसको लिखेंगे और उच्चतम घात ही लिखेंगे। फिर गुणा, फिर अगली संख्या क्या है 5, फिर उसके बाद क्या है 7। अब हम इनका आपस में गुणा कर सकते हैं। ये है 3 है ना, और 3 है, और ये कितना है 3, और ये 2 पर 2 की घात है। ठीक है। यदि हम गुणा करें तो ये 3 हुआ, फिर गुणा 2 पर 2 की घात मतलब ये कितना हुआ 4। ठीक है। 2 का वर्ग 4 होता है, 3 और 2 का वर्ग का गुणा करेंगे तो 4 दिया 12। फिर अगली संख्या 5 और 7, यदि इनका आपस में गुणा करें तो 5 7 35 होता है। ठीक है। इनका भी गुणा ये लिख दिए और इन दोनों का गुणा करके ये अब आपस में हम गुणा कर देंगे, है ना। 12 5 60 बचेगा 6। देखो 12 से हम गुणा कर रहे हैं, है ना, तो या ऐसे लिख सकते हैं 35 गुणा 12, तो 12 5 60, 6 बचेगा। 12 का गुणा हम किसके साथ करेंगे? 3 के साथ। तो 12 का पड़ा 3 बार, 12 दिया 36, 36 में हम 6 जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा 42। तो ये हो जाएगा हमारे पास 42। इन दोनों इन सभी गुणनफलों का गुणा करने पर हमें मिलता है 420, जो कि संख्या 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा। ठीक है। यदि हमें एचसीएफ पूछा जाता है तो एचसीएफ क्या होता है? जो उभयनिष्ठ होता है ना, उभयनिष्ठ क्या है हमारे पास? केवल 3, तो 3 या इसका क्या होगा? एचसीएफ होता है। हाँ, हमें एलसीएम पूछा है तो कितना है एलसीएम? 420। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास जो 6वां प्रश्न है उसमें हमें दिया गया है एचसीएफ 156 और 132 का 12 है। हमें एलसीएम 156 132 ज्ञात करना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो हमें यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया है एचसीएफ 156 और 132, दो संख्या 156 132, इन दोनों का एचसीएफ कितना है? 12। इसीलिए हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है। तो एलसीएम 156 132 ये हमें याद करना है, क्योंकि ध्यान रखना है हमें, यदि हमें एलसीएम याद करना है तो एलसीएम बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बटे उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है। और यदि हमें एचसीएफ याद करना है तो ये होता है, ये भी संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, और बटे यदि एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ से भाग देना है, एलसीएम दिया है तो हमें एलसीएम से भाग देना है। एलसीएम दिया है तो एलसीएम से भागेंगे तो क्या मिलेगा? एचसीएफ। ठीक है ना। आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे एचसीएफ ऑफ एबी, ए और बी दो संख्या उनका एचसीएफ गुणा इन दोनों संख्या का एलसीएम, एलसीएम ऑफ एबी, ये बराबर होता है ए गुणा बी, मतलब संख्याओं का गुणनफल। ठीक है। तो इसी फार्मूले से दोनों फार्मूला आता है। ठीक है ना। तो हम चूंकि यहाँ पर एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं, तो एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर क्या होगा? संख्याओं का गुणनफल। क्या होगा? संख्याओं का गुणनफल, जो भी संख्या हमें दिए गए हैं,
और चूंकि एलसीएम निकालना है तो हम किससे भाग देंगे, एचसीएफ से भाग देंगे। किसका एचसीएफ, जो संख्या दी गई है हमें, कौन कौन संख्या दी गई है, 156 और 132। हल करते हैं, संख्या है हमारे पास 156 गुणा कितना 132 और बटे में हमें भाग देना किससे है, इनके एचसीएफ से। तो हमें इसका एचसीएफ दिया है कितना है 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 12 एचसीएफ है तो 12 से दोनों संख्या डिवाइड होगा, 56 की 132 तो 132 को डिवाइड करते हैं तो 12 एकम 12, 13 में 12 घटाएंगे 1, उसके साथ 2 लिखेंगे 12 तो 12 कितना हो जाएगा फिर 12 एकम 12, ठीक है ना। तो 11 टाइम डिवाइड होगा, 11 से गुणा कर लेंगे, 156 गुणा 11 है 11 6 66, 6 बचा 11 5 55, 55 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61, एक बचेगा 6 शेष है 11 एकम 11, 11 और 6 को जोड़ेंगे तो 70, ठीक है। तो इस प्रकार हमें इन दोनों संख्या का एलसीएम कितना मिल रहा है 1716, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, हमारे पास प्रश्न क्रमांक 7 है, सेम इसके पूर्व प्रश्न की तरह ही है ये प्रश्न, इसमें हमें एचसीएफ दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। एलसीएम है ना, जहाँ लिख सकते हो कि किस किस का एलसीएम निकाल रहे हैं हम, 306 और 657, इसके बराबर होगा, लिखेंगे हम संख्याओं का गुणनफल बटे, क्योंकि एलसीएम निकालना है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एचसीएफ। किसका एचसीएफ, जो संख्या हमें दिए गए हैं, कौन कौन संख्या दी गई है हमें 306 और 657, है ना। अब संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन से हमारे पास, एक तो है 306 है ना, और दूसरी संख्या हमारे पास 657, और इन दोनों का फिर क्या लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कितना है हमें दिया गया 9, ठीक है ना। तो हम 9 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो 9 से आप चाहे तो डायरेक्ट डिवाइड करें या अलग से भागदे कर दे सकते हैं या अलग अलग 3 से विभाजित करें। यदि हम अलग अलग डिवाइड करते हैं तो 3 दिया 9 और ये 3 एकम 3, 3 शून्य शून्य और 3 गुने 6, पुनः 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 दिया 9, एक बचेगा 3 चौक 12, 34 आएगा। या आप लोग डायरेक्ट 9 से 306 को इस प्रकार से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को यहाँ 34 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये 34 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 34 से इन दोनों संख्या का आपस में हम गुणा कर लेंगे, क्या है यहाँ पर 657 और इसके साथ गुणा होगा 34, ठीक है ना। गुणा करें 4 7 28, 2 बचेगा, 4 पंच 20, ये टोटल 22 हो जाएगा, 2 लिखेंगे 2 बचेगा, 6 चौक 24, 24 और 2 26, ठीक है ना। अब एक अंक छोड़ देंगे हम, 3 से 3 7 21, 2 बचा, 3 5 15, 15 2 17, है ना, एक बचेगा, 3 6 18, 18 और 1 19 हो जाएगा। टोटल कर लेंगे हम 8 3 13 की 3, फिर बचा 1 हमारे पास, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 2 12 की 2 बचा 1, ये 1 और 1 2, ये आया हमारे पास कितना आया 22,338, ये होगा हमारे पास दी गई संख्याओं का एलसीएम। तो इस तरह से इसको हल करना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे पास 8वां प्रश्न है, ये जो संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 एक भाज्य संख्या क्यों है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हमें इसका कारण बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो हम जानते हैं भाज्य संख्या मतलब वे संख्या जिनका 2 से ज्यादा गुणनफल होता है, और अभाज्य संख्या वे संख्या है जिनकी केवल 2 गुणनफल होता है, एक और वो खुद स्वयं जो संख्या है, ठीक है। तो हमें बताना है इसका 2 से ज्यादा गुणनफल है या जो संख्या है इसके अलावा भी किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है, ये दिखाना है। तो इसको हल करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13, ठीक है। यहाँ पर हमें 2 पद दिया है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। जहाँ से धन या चिन्ह आता है वहीं से पद अलग अलग होता है। तो यहाँ धन एक बार आया है तो धन के पहले वाला पहला पद और धन के बाद वाला दूसरा पद, तो इन दोनों पद में हम घनिष्ठ देखें, घनिष्ठ तो क्या है 13, तो 13 आदि हम घनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो यहाँ 13 छोड़ दो तो यहाँ बचा 7 गुणा 11, यहाँ 13 छोड़ दिए धन, यहाँ 13 छोड़ेंगे तो 13 के चूंकि हम गुणनफल निकालते हैं मतलब गुणा में क्या देखेंगे, तो गुणा में कुछ नहीं तो हम 1 मानते हैं,
तो यहाँ बचा हमारे पास 1। अब यदि चाहे तो इसको हम आगे हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 11 7 77 और धन क्या है 1, तो ये होगा हमारे पास 13 गुणा 77 और 1 कितना होगा 78। तो आप लोग देख रहे हैं जो संख्या है इसके गुणनखंड में 13 है, ये 8 इकाई में, मतलब ये 2 से विभाजित होता है। मतलब स्पष्ट है कि जो संख्या है इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, ठीक है ना। और 2 से ज्यादा गुणनखंड है अर्थात ये कैसी संख्या है, भाग संख्या है। तो हम बताएंगे कारण, क्योंकि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड, अधिक क्या है गुणनखंड है, इसलिए यहाँ भाज्य संख्या है। आप लोग चाहो तो 13 के साथ साथ इसका और भी 78 के गुणनखंड निकाल सकते हैं, या इसके अलावा हम दूसरा कारण ये भी बता सकते हैं जो संख्या है वो 13 से विभाजित है, 13 इसका गुणनखंड है, मतलब दी गई संख्या एक भाग संख्या है। इस तरह से हमें बताना है। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि 3 कर्णी 2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो जब भी हमें कोई से भी प्रश्न अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला जाता है तो उस संख्या को आप लोगों को परिमेय मानना चलना है, ठीक है ना। तो हमें इस संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसको हम क्या मानेंगे, परिमेय। तो मान लेते हैं हम, माना 3 कर्णी 2 परिमेय संख्या, ठीक है। अब चूंकि ये परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिनको हम अंश बटे हर के रूप में अर्थात p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 3 वर्गमूल 2 बराबर, चूंकि ये परिमेय है तो हम इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और ये भी मानेंगे हम कि p व q सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक है तथा जो हर का मान है वो शून्य नहीं है, ठीक है। अब हम सिंपली एक स्टेप और हाथ करेंगे। हम कर्णी वाली संख्या को छोड़कर इसके साथ जो भी संख्या है उसका हम पक्षांतर करेंगे। तो कर्णी 2 के साथ 3 है तो 3 का हमें पक्षांतर करना होगा। तो यहाँ शेष रह जाएगा कर्णी 2 और ये p बटे q, 3 चूंकि गुणा में पक्षांतर करेंगे भाग में जाएगा, तो यहाँ तो पहले से ही भाग में है, तो भाग के साथ हम 3 को गुणा में लिखेंगे, ठीक है ना। तो गुणा का पक्षांतर भाग में, ठीक है। तो इस प्रकार कर्णी 2 बराबर मिलेगा हमें p बटे 3 q, ठीक है। हम देख रहे हैं p व q क्या है, पूर्णांक है, तो 3 भी ये क्या है, पूर्णांक है। इस प्रकार ये जो संख्या है पूर्णांक बटे पूर्णांक अर्थात ये है एक परिमेय संख्या। लेकिन कर्णी 2 हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो एक तरफ हमारे पास अपरिमेय संख्या है, एक तरफ हमारे पास परिमेय संख्या है, दो आपस में बराबर है, तो ये जो है संभव नहीं है, क्योंकि एक तरफ परिमेय और एक तरफ अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते हैं। जिससे हम जो मान रहे हैं, जो हम कल्पना कर रहे हैं वो गलत है। हम मान कर रहे हैं कि परिमेय है, मतलब इसका विरोध मतलब इसकी विपरीत क्या होगा, फिर परिमेय ये नहीं होगा। तो यही लिखेंगे हम कि चूंकि p व q क्या है, पूर्णांक, इसीलिए p बटे 3q क्या होगा, परिमेय। किंतु कर्णी 2 अपरिमेय संख्या है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है ना। इसीलिए हमारी कल्पना असत्य है, अर्थात जो दी गई संख्या है, या इसीलिए जो संख्या है 3 कर्णी 2 ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम इसको हल करके बताएंगे, ठीक है। अब इसी के जैसा अगला प्रश्न हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि 5 कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या। ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो कैसे हल करेंगे ध्यान देंगे। हम इसको लिखेंगे 5 कर्णी 3
कैसी संख्या है हम पहले ही बता चुके हैं। इसके पहले गणित में जब भी हमें अपरिमेय सिद्ध करने बोला जाता है तो जो भी संख्या दी जाए उसको हमें पहले परिमेय मानना है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, माना 5 करनी 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय संख्या है इसको भी हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब 5 करनी 3 बराबर होगा p बटे q। अब फिर वही लिखेंगे p व q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है तथा q शून्य नहीं है। ठीक है, अब आगे करने वाले राशि को छोड़कर बाकी का पक्षांतर करेंगे। तो 5 करनी में नहीं है, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ शेष क्या रहेगा, चिन्ह सहित लिखेंगे माइनस करनी की बराबर 5 का चिन्ह धन है वो क्या आएगा ऋण, और पहले से ये क्या है धनात्मक है, 5 यहाँ लिखेंगे हम ऋण 5 हो जाएगा इधर, और ये पहले से कोई चिन्ह नहीं मतलब धनात्मक है, p बटे क्या होगा q। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक है तो हम दोनों तरफ ऋण 1 का गुणा करेंगे, ऋण 1 का गुणा करने का मतलब है कि दोनों तरफ का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो इधर ऋणात्मक का गुणा होगा तो ये हो जाएगा धन 3 बराबर, वैसे ही ये हो जाएगा ऋण का धन हो जाएगा, और जहाँ धन है वो क्या हो जाएगा माइनस p बटे q। तो पुनः हम देख रहे हैं इस तरफ जो राशि है वो सब पूर्णांक है ताकि परिमेय संख्या बना रहे, लेकिन इधर क्या है अपरिमेय संख्या है, तो हम वही लिखेंगे इसको, चूंकि p व q पूर्णांक है इसीलिए जो 5 माइनस p बटे q है ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, किंतु जो करनी 3 है ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना असत्य है। तो फिर हमारी कल्पना जब असत्य है तो सत्य क्या है, जो हम मान रहे हैं ठीक इसके विपरीत, तो परिमेय के विपरीत क्या होता है अपरिमेय होता है। तो हम लिखेंगे इसलिए जो संख्या है 5 माइनस करने की एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हम बताएंगे। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय लिखिए। ये 1 नंबर में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो इस प्रमेय को आप लोग को याद रखना है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अर्थात यदि हम अभाज्य संख्याओं के क्रम को छोड़ दें, ठीक है, तो ये जो गुणनखंडन होगा वो अद्वितीय होगा, मतलब और कोई दूसरी संख्या इसके अभाज्य गुणनखंड में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है कर्णी 2 एक खाली स्थान संख्या है। ये अक्सर पूछता है कर्णी 2 खाली स्थान संख्या है, या कर्णी 3 खाली स्थान संख्या है, या 7 कर्णी 2 एक खाली स्थान संख्या है, या अगला आ गया 5 माइनस कर्णी 3 एक खाली स्थान संख्या है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कर्णी के अंदर जो संख्या यदि वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये जो संख्या है वो एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इन सभी का जो आंसर होगा वो एक ही होगा, अपरिमेय संख्या। तो कर्णी 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है ये अंतिम प्रश्न है
क्या संख्या 6 पर n की घात अंक 0 पर समाप्त हो सकता है? ठीक है, तो अंक 0 पर समाप्त होना मतलब इस संख्या को हल करने पर क्या संख्या की इकाई के स्थान पर 0 आएगा। ठीक है ना, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इकाई के स्थान पर उन्हीं संख्याओं के मतलब उन्हीं संख्याओं की इकाई के स्थान पर शून्य हो सकता है जिनके गुणनखंड में 2 और 5 न्यूनतम एक बार सम्मिलित हो। मतलब एक बार कम से कम 2 आना चाहिए और एक बार कम से कम 5 आना चाहिए। ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार 5 भी हो और 2 भी हो, तभी वह जो संख्या है वो अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो इसका हम कारण बताएंगे कि अंक 0 पर समाप्त होने के लिए संख्या के क्या अभाज्य गुणनखंड में न्यूनतम एक बार 2 तथा क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ठीक है, किंतु जो हमें संख्या दी गई है, संख्या हमारे पास 6 पर n की घात, तो यदि हम इसका गुणनखंड निकालें तो 6 का यदि गुणनखंड निकालते हैं तो होता है 2 या 6 3 एकम 3, तो 6 पर n की घात का मतलब हुआ 6 का गुणनखंड 2 गुणा 3 इस पर n की घात। ठीक है ना, 6 का गुणनखंड 2 गुणा 3 इस पर n की घात। ठीक है ना, यदि हम इसको हल करते हैं तो 2 गुणा 3 पर n की घात मतलब 2 पर भी n की घात गुणा 3 पर भी n की घात। ठीक है, मतलब 2 भी n बार आएगा और 3 भी n बार, तो 2 तो n बार आ रहा है मतलब 2 आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ 3 आ रहा है 5 आ रहा है क्या? तो 3 आएगा तो चलेगा, लेकिन क्या आना चाहिए 5 भी आना चाहिए। मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 का होना भी जरूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 है लेकिन 5 है क्या? नहीं है। फलस्वरूप ये जो संख्या है वो 0 पर समाप्त होने वाली नहीं है। तो यही बताएंगे हम, किंतु संख्या 6 पर n की घात अर्थात 2 पर n की घात प्लस 3 पर n की घात में या के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य इसको छोड़ दें हम, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ मान लीजिए 6 पर n की घात अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इसी के समकक्ष एक प्रश्न और पूछा जाता है, क्या संख्या 4 पर n की घात 0 पर समाप्त हो सकता है? तो यहाँ पर जब 4 का भाग गुणनखंड यदि हम देखें तो ये 2 पर 2 की घात होगा 2 का वर्ग, और यदि हम इस पर n की घात लगाएं 2 पर 2n की घात होगा। फलस्वरूप 2n बार आ रहा है, यहाँ पर 5 नहीं आ रहा। फलस्वरूप ये भी जो संख्या है ये अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तो ठीक है, आज के लिए हम बस इतने ही प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।